सिट डाउन, बैठ जाएं। क्या हाल चाल है? होमवर्क कर लिया है? सिमेट्री के क्वेश्चन कहां तक डिस्कस किए? बातें नहीं करो, बैठ जाओ सारे। ओ हीरो, बैठ जाओ। सिमेट्री के क्वेश्चन कहां तक डिस्कस किए? 20। मुझे याद है मैंने 32 से लिखवाए थे ना कॉमन। 32 से लिखवाए यार। अभी मैं 32 से स्टार्ट कर रहा हूं ताकि मैच करें मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस। 32 दिखाना। 32 ये 4 की रिंग वाला है ना। CL 1 2 पर अप है मेरे भाई। इसमें एक पीओएस है और कुछ नहीं। एक पीओएस है और कुछ नहीं है। 33 में एक C2 है और कुछ नहीं। एक C2 है और कुछ नहीं। 34 की बात करें, मजेदार क्वेश्चन है। 2 पीओएस है और एक C2 है। 2 पीओएस है और एक C2 है भाई। 35 की बात करेंगे मेरे भाई, एक पीओएस है, यहां COS भी है और एक C2 है। क्लियर? 36 की बात करेंगे, एक C2 है और कुछ नहीं। 36 में एक C2 है और कुछ नहीं। अगर हम 37 की बात करेंगे, 3 पीओएस है, COS है नहीं, और मेरे भाई अगर बात की जाए तो एक C3 है और कुछ नहीं। आया ना? चलिए 32 से 37 जिसने किया है और डाउट है पूछ लो। खड़े हो जाइए, आ जाओ, आगे आ जाओ यार, बोरिया बिस्तर लेके आओ, जगह है बहुत यार। सर अंदर चलो, बैठो। और किसे डाउट? हाँ, कौन सा डाउट? 34। तुम्हारा डाउट कौन सा है? 34 करते हैं पहले। खड़े हो जाइए। 34 में पीओएस में डाउट है क्या? दोनों डायगोनल से काट दो बेटा, एक एक करके, आराम से, तसल्ली से, जल्दीबाजी नहीं, 2 पीओएस आ जाएगा। 34 में किसी और को डाउट? 35 में पीओएस में डाउट है? 35 में COS में डाउट? तो बोली होगा नहीं? होगा मैडम, COS तो होगा ही ना। या तो गलत क्वेश्चन बनाया आपने। नीचे वाला देख, नीचे वाला सब गलत है। आजा एक मिनट, इनकी गलती नहीं है, तेरी भी गलती नहीं है, शायद क्वेश्चन गलत है, I mean अलग है। लिया क्वेश्चन दिखा। आप सही बोल रही हैं, आपकी कॉपी में जो है तो वैसे मैं बेवकूफ। 35 बोल रहा हूँ। नहीं, अलग है इसमें। फिर आंसर दिखा तेरा। COS नहीं सही है। अरे ये थोड़े से वो है ना 47 तक जो है। चलो एक काम करते हैं, आपके क्वेश्चन अलग है, नहीं उसके अलग थे। अब यार करेंगे यार कुछ। नेक्स्ट किसका? जो खाली डायगोनल है वहां से लाइन लेके पलटो। खाली डायगोनल है वहां से लाइन लो। हाँ हाँ, वेरी गुड, पलटो। 180 आ रहा है ना? चलो चलो चलो, नेक्स्ट क्या था? 38। 5 की रिंग है, 2 मिथाइल आप है, एक पीओएस है और कुछ नहीं। 39 एक C2 है और कुछ नहीं। एक C2 है और कुछ नहीं। 40 मजेदार है, 6 पीओएस है, COS नहीं है, और एक C6 है। C6 60 डिग्री पर घुमाओगे, थोड़ा सा मैनेज करो। हाँ। ऐसा जिनके क्वेश्चन अलग वाले हैं ना, वो बाहर आ जाइएगा, मैं आंसर बताता हूँ। या दिखा दिला, दिखा जल्दी। अरे तू दिखा, आगे दिखा ना बेवकूफ। चलो 2-2 आंसर दूंगा मैं। कंफ्यूज ना, अब तो सेम होगा ना।
40 के बाद तो अब क्यों दे रहा है, गधा है क्या तू? बस 40 के बाद तो सेम ही है सबका। 41 एक पीओएस और कुछ नहीं, 1 पीओएस ओनली। 42 1 पीओएस ओनली। तू इतनी बेवकूफ है, ये नहीं दिखा तुझे? ये आई मीन 20 से ये वाला। 43 2 पीओएस है, हाँ या ना? और एक C2 है परपेंडिकुलर लाइन। सेंटर पे पेन रखो, परपेंडिकुलर, सेंटर परपेंडिकुलर जानते हो? हाँ रखो, और 180 घुमा के देखो आ रहा है या नहीं। 180 घुमा के देख लीजिए कि डैश डैश की जगह आ जाएगा, वेज वेज की जगह आ जाएगा। सही बात है या नहीं? अरे भाई बोलो। 44 मजेदार है। पीओएस है 3, सीओएस है, हाँ या ना? एओएस है 1 C3 3 C2, 1 C3 3 C2। C3 तो परपेंडिकुलर लाइन है, परपेंडिकुलर लाइन रखिए, 120 घुमाइए। C2 बताओ कहां है? डैश वेज के बीच से लाइन करो, नहीं डैश वेज के बीच से। अच्छा केवल लाइन खींच के मत खुश हो जाया करो, उसे घुमा के देखा करो। डैश और वेज के बीच से लाइन लीजिए। मैडम बीच से मतलब डैश वेज के बीच वाली बॉन्ड से किया गया आपने, और अब आप उससे घुमाओ 180। तो जो वेज वाला है वो डैश, और जो डैश वाला है वो वेज, सेम मिल गया। 1 C3 3 C2। नेक्स्ट 45 बहुत मजेदार है। यहां पीओएस 3 नहीं है, 0 है। यहां 1 C2 है और कुछ नहीं। कोई ऐसा है जिसे इसमें C2 दिखाओ? है कोई ऐसा? हाँ दिख गया क्या? डैश 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 डैश। C2, हाँ बेटा दिख गया, गुड। और कौन सा है अगला वाला? पीओएस है 1, सही है, और सीओएस भी है, और 1 C2 है, वो हॉरिजॉन्टल लाइन। तीनों वेज तीनों डैश हो जाएंगे, तीनों डैश तीनों वेज हो जाएंगे। इतने ही किए क्यों? 47 क्लास में हो गया था, 48 हो गया, डिस्कस हो गया। 48 में पीओएस है 2, एक वर्टिकल एक हॉरिजॉन्टल। सीओएस नहीं है, और है 1 C2। परपेंडिकुलर पेन रख दो सेंटर पे, परपेंडिकुलर पेन रख दो सेंटर पे। 49 में कुछ नहीं, 49 में कुछ भी नहीं। 50 एक पीओएस, सीओएस है, हाँ या ना? और C2 कितने? एक हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन 1 C2। 50 तक रखें क्या? $48। हाँ शांत हो जाओ पहले और तेज बोलो। बॉन्ड के क्रॉस C2 ऐसे लेके ऐसे घुमाएगा तो जो वेज है वो डैश नहीं हो जाएंगे दोनों? समझ में आया? ऐसे लाइन है, ऐसे घुमाओगे तो वेज से घूम के अंदर हो जाएंगे। चलिए 50 तक ही रखते हैं, आगे बढ़ते हैं। हाँ केस दिए थे, केस मेरे ख्याल से पहला तो मैंने करा दिया था, दूसरा भी करा दिया था, तीसरा हो गया होगा, चौथे में कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं। मैंने क्लास में कितने डिस्कस कराए? केस 1 केस 2 केस 4 करना है। केस 4 था 0 0 वाला,
इसमें एक केस ऐसा हो सकता है जब ये अल्फा ऑब्जर्व्ड एक्चुअली 0, हाँ या ना? इसमें होगा एक्स एंड वाई आइडेंटिकल, सही बात है या नहीं? एंड एक्स एंड वाई नॉट शोइंग ऑप्टिकल, नॉट शोइंग ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म नहीं शो कर रहे हैं। और क्या इनएक्टिव है या नहीं? ऑप्टिकली इनएक्टिव। अच्छा, क्या एक केस ये हो सकता है कि अल्फा ऑब्जर्व्ड प्लस थीटा प्लस ऑफ माइनस थीटा हो, एंड अल्फा ऑब्जर्व्ड वाई का भी क्या हो, प्लस थीटा प्लस ऑफ माइनस थीटा हो? क्या इस केस में एक्स एंड वाई आइडेंटिकल हो जाएंगे? ओके, लेकिन इस केस में एक्स एंड वाई वुड सो करेंगे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, हाँ या ना? लेकिन दोनों होंगे ऑप्टिकली इनएक्टिव, सही बात है यानी? एक केस और है, अल्फा ऑब्जर्व्ड है प्लस अल्फा प्लस ऑफ माइनस अल्फा, एंड अल्फा ऑब्जर्व्ड है प्लस बीटा प्लस ऑफ माइनस बीटा। तो बस एक्स एंड वाई क्या हो जाएंगे? डिफरेंट हो जाएंगे या नहीं? सेकेंड पॉइंट आ जाएगा एक्स एंड वाई वुड शो ऑप्टिकल, एंड थर्ड सेम रहेगा। हाँ सिमेट्रिकल, बिल्कुल ये वाले नहीं, ये सिमेट्रिकल, ये बिल्कुल सही बोल रहे हैं। ये कह रहे हैं कि इन दोनों में सिमेट्री होगी, हाँ या ना? कर लोगे या नहीं? इसमें भी सिमेट्री होगी, यू आर राइट। हेलो डैश, इसमें भी सिमेट्री होगी या नहीं होगी? देखो इसमें, देखो प्लस अल्फा की माइनस अल्फा, कर लोगे? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या हमने कायरल सेंटर डिस्कस कर लिया है? हाँ, एक्टिव कहाँ है वे इसमें? जब नेट 0 है तो एक्टिव कैसे हो सकता? इसमें भी 0 है, इसमें भी 0, इसमें भी 0, 0 ही वाला तो केस दिया है मैंने तुम्हें, तुमसे नॉन 0 कैसे कर रहे हो? कायरल सेंटर डिस्कस हो गया। फेसर मैंने दिया है ना आपको, चलिए फेसर करेंगे डिस्कस। पहले आज हम कुछ करेंगे बेहतरीन चीज, क्या बेटा? कर लेंगे, धीरे धीरे कर लेंगे सब। 2 पेज छुड़वाए थे, क्यों छुड़वाए थे? कहाँ छुड़वाए थे? आजा, वो क्वेश्चंस लिखवाने हैं ना। अच्छा यार, एक काम कर लो ना, 70 क्वेश्चन किसे कराए हैं? किस बैच में करवाए थे? 70 के आसपास क्वेश्चन। बैच बताओ। V9, तो आप लोग V9 से लिख लो ना यार, मैं भी कॉपी से लिखवा रहा हूँ। हैं, कर लेंगे क्या? हेल्प कर देना पक्का? मैं उनकी कॉपी लेके छापूंगा यार, तुम्हें वहां से छाप। चलिए शांत हो जाइए, बिल्कुल शांत। हाँ बेटा, यार अभी हम कंपाउंड को रिप्रेजेंट करना सीखे, बातें मत करिए। और पीछे वाले तमीज से बैठो, सीधे बैठ। हम कंपाउंड को लिखना सीख गए वेजन डैश में, फेसर प्रोजेक्शन में, कायरल सेंटर भी सीख चुके हैं। अब हम क्या पढ़ने वाले हैं वो देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है कि यार ऑप्टिकल आइसोमर्स में आपको पता है कुछ कंपाउंड्स मिरर इमेज जैसे भी दिखते हैं, एक कंपाउंड और एक कंपाउंड ऐसा जो मिरर इमेज जैसा हो, हालांकि ये कंपाउंड अलग अलग होते हैं। तो यार ऐसे कंपाउंड कंफ्यूज करते हैं अपने नाम की वजह से, तो इस कंफ्यूजन को अवॉइड करने के लिए कुछ है, देखिए क्या है, इसे देखिएगा। ये कंपाउंड है CHO, ये है H, ये है OH, ये है CH2H। इसे हम ग्लिसरल्डिहाइड बुलाते हैं। क्या बुलाते हैं? ग्लिसरल्डिहाइड। देखो मेरे भाई, एक और कंपाउंड C, ये है OH, ये है H,
ये है CH2OH, ये करा दिया, ये कहाँ करा है, ये करा दिया पूरा, अरे वाह। दूसरा कराना, रूल वन लिखाना है ना, बता तो दिया है। रूल वन जल्दी लिखो, रूल वन लिख लिया, रूल टू लिखो, रूल वन, कंपाउंड मस्ट बी हेडिंग, यार ऐसे ऐसी बात करोगे, मैं हेडिंग डालूंगा। कंपाउंड मस्ट बी इन गोल्डन फिशर फॉर्म। गोल्डन फिशर फॉर्म का मतलब था कि जो फिशर के 3 रूल थे, तीनों लगे होने चाहिए। कंपाउंड मस्ट बी इन गोल्डन फिशर फॉर्म, सही बात है। नेक्स्ट लिखो, रूल 2, ऑब्जर्व कायरल सेंटर फारदरेस्ट फ्रॉम C1, C1 से दूर वाले, farthest from C1, observe chiral center farthest from C1 if एक ही बार लिखेंगे, if it contains OH slash NH2, स्लैश की स्पेलिंग ना लिखें, OH slash NH2 towards right, सही है। तो भाई क्या हो जाएगा, D लिख लो, ऐसे ऐसे लगा लिखो D, एंड टूवर्ड्स लेफ्ट तो L, सही बात है। थर्ड रूल 3, if compound contains both OH and NH2, सही है, then observe that farthest chiral carbon which contains NH2, सही बात है, which contains NH2, and apply rule 2, एक बार और बोल दो, and apply rule 2. If compound contains both OH and NH2, then observe that farthest chiral carbon which contains NH2 and apply rule 2, सही है या नहीं? बधाई हो, हम ये कर चुके हैं, इसका मतलब सबसे आगे कोर्स अपना ही चल रहा है। मेरे भाई आपको पता था कि D और L की कई रेस्ट्रिक्शंस होती हैं। नोट लगाइए, एक नोट में लिखिए, D and L कैन नॉट बी एप्लीकेबल, ये मैंने बताया भी था आपको, D and L कैन नॉट बी एप्लीकेबल on symmetrical compounds and in compounds having absence of OH and NH2 group, सही है या नहीं? सेकेंड पॉइंट नोट का, क्या तुम्हें याद है हमने ये बोला था कि जो ग्लिसरल्डिहाइड है वो एक्चुअल में वास्तविक कंपाउंड है जिन्हें D और L दिया गया। तो आज जितने भी D और L कंपाउंड्स हैं वो इसी से डेराइव्ड किए गए। तो लिखें all D and L configuration compounds are derived, all D and L configuration compounds are derived from D and L glyceraldehyde
are derived from D and L glyceraldehyde। सही बात है। चलिए आइए किसी से मिलवाता हूं आपको। उसमें 7 क्वेश्चन थे, 8। इसे देखो, ये है CHO, HOH, HOH, CH2H। लुक एट दिस, ये है CHO, OHH, HOH, CH2H। सारे लोग देखिएगा, देखो मगर बोर्ड पर। ये है CH3, HBr, HBr, ये है इथाइल, ये है 12, ये है CH3, HCl, ClH, इथाइल, ये है 12th, ये है आपका D, ये है, नहीं यार मजा नहीं आया। ये है D, 13th, ये है OH, डैश डैश में है OH। चलिए बहुत ध्यान से देखिएगा, ये जो 2 कंपाउंड लिखे हैं 9 एंड 10 में, दे आर वेल नोन सुगर्स। ये जो सुगर है ये है डी एराइथ्रोस, एंड ये जो सुगर है ये है डी थ्रियोस। अब आप कहोगे अचानक सुगर के बारे में क्यों बताने? पीछे वाले नाराज हैं, कह रहे हमें मामले में क्यों खींचा जा रहा है। बेटा मैं सुगर बोल रहा हूं, सुगर। आइए आइए ध्यान से सुनिए। ओस इज ए सरनेम ऑफ सुगर। ग्लूकोज, फ्रक्टोज, जाइलोस, लाइक्सोस, राइबोस, आर्बिनोस, एलोस, एल्ट्रोस, मैनोस, गैलेक्टोस, सो मेनी ओस। शांत हो जाओ, शांत। थाइनोस कौन सा सुगर है? आइए आइए ध्यान से समझिए पहले, बकवास नहीं। तो इन 2 सुगर से इनके नाम को चुरा लिया गया। पीछे लग रहा तो क्या ये ओस बचे हैं? बस हम पढ़ने जा रहे हैं एराइथ्रो एंड थ्रियो। क्या पढ़ने जा रहे हैं? एराइथ्रो एंड थ्रियो। लेकिन मेरे भाई ये डी और एल से ज्यादा रेस्ट्रिक्शंस के साथ है। कंपाउंड must have exactly 2 cc, 2 cc ही होने चाहिए। मुझे लग रहा है इससे कम में तो लॉजिक भी नहीं है? तो कम से कम कितने सीसी? ना 2 से कम। हाँ बिल्कुल सही बात है। तो मेरे भाई कंपाउंड मस्ट हैव एग्जैक्टली 2 cc। सही है? आप देखें सब में 2 हैं, इसीलिए सब में 2 ही दिए हैं मैंने। अरे लगेगा ही नहीं, 1 और 3 4 5 7 पे लगेगा ही नहीं। एट cc इफ बल्कियर ग्रुप, अगर आपके कायरल सेंटर पर बड़े ग्रुप क्या है? सेम साइड, तो बड़ा वाला नाम एराइथ्रो, और अगर अपोजिट साइड है बोलो छोटा वाला नाम थ्रियो। कर लोगे या नहीं? तो चलो बताओ रे ये क्या है? सारे बोलो, मिलकर बोलो। तुम लोग कितने गए गुजरे हो कि तुम्हें इस 2 कायरल सेंटर पे बड़े एटम ये नहीं दिख रहे हैं सेम साइड है अपोजिट, एंड यू आर प्रिपेयरिंग फॉर IIT। 11th वाला क्या है? एराइथ्रो या थ्रियो? मुंह से बोलो, सारे बोलो। मैं सबका मुंह देख रहा हूं, आप बोल रहे हैं या नहीं बोल रहे? बताइए क्या है ये? आप बताइए क्या है ये? पीछे लग मुंह चला रहा, अगर आप गेस करो मैं क्या बोल रहा हूं।
क्या है ये वाला, सारे बोलो, ये वाला, सर में देखना। क्या अकल से पैदल कायरल सेंटर पर दो चीज, ये एराइथ्रो है, ये थ्रियो है, इसे ध्यान से देखो, ये एराइथ्रो है। इस वाले को घुमाना पड़ेगा ना, इस सर में जब लाओगे। यार ऐसे मत करो यार, नहीं आया क्या? मजेदार बात ये खत्म हो गया कि चले गया, अभी तो चालू हुआ था और अभी तो अच्छी तरीके से चालू भी नहीं हुआ था। चलिए बधाई। क्या हमें एक यूनिवर्सल मेथड चाहिए या नहीं, जो हर जगह एप्लीकेबल हो, कोई कंडीशन ना हो? तो मेरे भाई हम पढ़ने जा रहे हैं R&S कॉन्फ़िगरेशन। R&S कॉन्फ़िगरेशन, इसे हम बोलते हैं एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन। क्या बोलते हैं भाई लोग? एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन। चलिए कुछ रूल हैं इसके, रूल 1, रूल 2 एंड रूल 3। मैं चाहूंगा कि आप देखें इसे। आइए जरा, ये 15 होगा, 12 13 15, 12 2 12, 9 10 11 12 12, ये है 13, ओके ना, बाला बाला, ओके 15। ये है फ्लोरीन, ये क्लोरीन, ये ब्रोमीन। अच्छा बताओ, इसमें आपकी तरफ कौन कौन से एटम है? कौन कौन से एटम? फ्लोरीन एंड फ्लोरीन आपके किस साइड? बिल्कुल से ब्रोमीन। अरे वाह, कभी कभी आप लोग ना अचानक से अच्छे बच्चे बन जाते हैं। टीचर कह रहा सर गलती इंसान से ही होती। कभी कभी ऐसा हो जाता है। ध्यान से देखिए, ये है COOH, ये डैश डैश में H है, और ये है OH, और ये है CH3। ये क्वेश्चन मैंने विजन डैश में दिया है, प्रूविंग दैट कि आप R&S किसी भी फॉर्म में निकाल सकते हैं। सही है ना? एंड वन मोर क्वेश्चन विद CHO एंड डैश डैश में NH2। सही है? एंड ये H एंड ये CH3। अब R&S के लिए समझते हैं, तैयार हैं आप? अगले 5 मिनट में ये टॉपिक आपका हो सकता है। क्या आप तैयार हैं? चलिए, पहला नियम कहता है, पहला नियम बाद में कुछ कहेगा, पहले यहां R और S का मतलब समझेंगे। R is taken from rectus and S is taken from sinister। रेक्टस का मतलब कुछ भी होता हो, हम क्लॉकवाइज लेंगे। हम क्या लेंगे? एंड सिनिस्टर का मतलब एंटी क्लॉकवाइज। लेकिन अब आपका दिमाग अगर आपके पास है तो आप क्या क्लॉकवाइज लेंगे? कुछ तो बताओ। क्लॉकवाइज का कुछ तो, किस चीज का सेंस क्लॉकवाइज लेंगे? तो मेरे भाई बहुत मजेदार है ये है CIP प्रायोरिटी सीक्वेंस। समझ में आया या नहीं? CIP प्रायोरिटी का जो सीक्वेंस है, अगर वो क्लॉकवाइज आया तो हम आंसर R देंगे, और अगर वो एंटी क्लॉकवाइज आया तो आंसर S देंगे। सही बात है या नहीं? हाँ या ना? CIP प्रायोरिटी आती है सबको? GI में पढ़ा था वो, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक वेट, आगे के एटम देखो। बहुत अच्छे। अब हम बात करेंगे नियम कानून कायदे की। रूल 1 कहता है डिसाइड करो CIP प्रायोरिटी। क्या डिसाइड करो? कर डालें क्या डिसाइड? चलो बताओ, जो सबसे ज्यादा प्रायोरिटी का उसे 1 बोलेंगे। तो बताइए पहले वाले में 1 किससे मिलेगा? 1 वाले इसमें किससे मिलेगा 1?
किसे मिलेगा 1? सबको क्लियर है ना? 2 किसे मिलेगा? बोलिए। इससे मिला 1, 2 ब्रोमीन, 3 4 हाँ या ना? 16th में किसे मिलेगा? किसे मिलेगा? OH को मिलेगा 1, 2 2 3 4। इसमें बताओ 1 किससे मिलेगा? 1 1 1 1 1 1 मिलेगा NH2, 2 3 4। क्या यही है वो? क्या रूल 1 हमने सफलतापूर्वक लगा लिया है? एक साथ 3 क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, समझ रहे हो या नहीं? ओके, रूल 2 करेंगे, अब करेंगे रूल 2। ये कह रहा है ऑब्जर्व करना है, ऑब्जर्व लोवेस्ट प्रायोरिटी। बताओ किसकी बात हो रही है? नंबर 4 की गधा कहीं का है। एच ही होगा क्या हमेशा? पहले में एच है क्या? गधा कहीं का। हम किसकी बात करें? लोवेस्ट प्रायोरिटी। बोले तो नंबर 4। इफ इट इज अवे, अगर ये दूर है, क्या है? अगर ये दूर है, देन वो क्या, किससे? आप क्वेश्चन देख रहे हैं दूर किसी और से, अरे बेवकूफ हो क्या? जो क्वेश्चन करने जाएगा पीछे लगे रहिए, बोलो ना हमें कोई लेना देना ही नहीं, हमें क्वेश्चन करना नहीं। अबे जो क्वेश्चन करने जाएगा ऑब्जर्वर से, क्या? इफ इट इज अवे, अगर ये दूर है, देन नो प्रॉब्लम। सही बात है। अदरवाइज, नहीं है तो, अदरवाइज गधे ही रहोगे। मेक इट अवे। नहीं है क्या? देन प्रॉब्लम। अबे सॉल्व करो प्रॉब्लम, दूर नहीं है तो दूर करो। ये चला गया, बहुत प्रयास किया है, दूर नहीं कर पा रहे हैं आप। आलस, नींद, इन सबको अगर दूर नहीं कर पा रहे, आलस, अनिद्रा, थकान, आप आइए मेरे क्लिनिक में, 2 झापड़ मारूंगा बस। सही है? देखिए जिसके जैसे जैसे ऐसे इश्यूज आते हैं, इसका सीधा सीधा एक मतलब है कि वो IIT तो नहीं जाना चाहता। समझ रहे हैं? तो होता क्या है कि आप कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं पढ़ाई के साथ। आप मतलब जब पढ़ाई में मजा आता है ना, तो नींद उड़ जाती है। पीछे लगे रहा सर, ऐसा मैंने किसी और केस में सुना है। फिर जा रहे हैं, देखिए उसी तरह। भाई आप बताइए, किसी सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं और खूब समझ में आ रहा और क्वेश्चन पे क्वेश्चन बन रहे हो, ऐसा मतलब मजा सा आता है। और मतलब आपने मान लीजिए बैठ के 60 70 80 क्वेश्चन कर डाले 3-4 घंटे पढ़ के, और फिजिक्स में भी किया, केमिस्ट्री में भी किया, अगले दिन तो ऐसा लगता है कि भाई साहब हम ही हैं, और कोई नहीं। मतलब और क्योंकि आपने ईमानदारी से अच्छे काम किए, कॉन्फिडेंस जबरदस्त, और ऐसा लगता है कि कोई मुझसे बात करे, मुझसे पूछे कि तूने मैथ्स किया है क्या, और मैं उसे बताऊं कि सब कर डाला। ऐसे एक बार मुझे भी ऐसा यूजुअली फील होता था, बट एक बार क्या हुआ कि बाइनोमियल, पता नहीं किसका मैथ्स की क्लास थी, तो मैथ्स मुझे बहुत पसंद भी थी। तो उन्होंने, सर ने बोला कि 80-90 क्वेश्चन होंगे, नहीं ज्यादा थे, 150 क्वेश्चन थे। 150 क्वेश्चन थे, और उन्होंने क्या किया, कुछ क्वेश्चन बोले कि 40 तक कर लेना, 50 तक कर लेना टाइप में, बाकी आगे मत करना, और ऐसा कुछ। मैं घर गया, फेवरेट सब्जेक्ट था, उतने तो कर डाले जितने सर ने बोले। अब समझ में आ रहा था, मजा आ रहा था, तो आगे थोड़ा सा गया तो दिक्कत तो हुई, लेकिन एक किताब उताब पलट के समझ गया कि अच्छा इसमें ये लग रहा है। 80 कर डाले, 80 तक सर ने मना, सर ने 40-45 ही बोले थे, अपन डबल कर चुके थे, 80-85 कर चुके थे, क्वेश्चन थे 150। कॉन्फिडेंस 10 गुना था भाई साहब। सही है? तो अपन एकदम चौड़े होकर गए क्लास में। मेरी क्लास में बैठते थे 1000 बच्चे, हाँ ऑफलाइन क्लास में 1000 बच्चे, 900-1000 बच्चे। तो मेरी क्या एक क्लास होती थी, उसके बाद 20-25 मिनट का ब्रेक होता था, तो मैं क्या ऊपर वाली क्लास से छूटता था, उस क्लास में आके बैठ जाता था। तो जब मैं बैठता था तब एक्चुअली क्लास खाली रहती थी,
मतलब मैं शुरुआत करते धीरे धीरे बच्चे आते थे, भर जाती थी। तो मैं जाके बैठा। अब बेचैनी है कि इतनी अच्छी पढ़ाई करके आया हूं मैं, कोई पूछने वाला ही नहीं है। सही बात है यानी। तो अंदर से बेकरारी आ रही थी, कोई तो पूछे कोई तो पूछे। फिर लोग आना चालू हुए, 1 2 3। तो शक्ल देख रहा था मैं कि ये पढ़ने वाला लग रहा नहीं। मैंने कहा तो बेवकूफ लग रहा है। तो अच्छा होता है कि मेरी बात बहुत कम होती थी। फिर एक लड़की अंदर आई, ठीक है, और मैंने उसे यूजुअली ये नोटिस किया था कि वो आंसर करती थी। जब सर पढ़ाते थे आगे बैठती थी, वो आंसर करती थी। तो मैंने कहा यार ये अच्छी बच्ची है, और इस पे अगर जो आंसर देता उसे तो देखोगे ना। फिर मैंने कहा यार आज उसे बताता हूं कि मैं भी कितना पढ़ने में होशियार हूं। अब सुनना, अब ये हुआ कि इससे मामला कैसे उठाया जाए। तो मैं ऐसे निकला बगल से, तो मैंने देखा सी वाज सॉल्विंग मैथ्स। तो नहीं नहीं, अपन कानपुर से आते यूपी से, एक्सक्यूज मी का चक्कर ही नहीं है, ठीक है। तो तीसरी बार में मैंने बोल दिया, मैंने कहा मैथ सॉल्व कर रहे हो। उसने ऐसे देखा और साफ, मतलब बोला कुछ नहीं, लेकिन साफ साफ दिख रहा था तुमसे मतलब। मैंने कहा मैथ सॉल्व कर रहे हो। वो कुछ बोलती उससे पहले मैंने कहा कोई डाउट है तो पूछ लेना। अच्छा सुनना, कोई डाउट आए तो पूछ लेना। इतना पॉजिटिव रिस्पांस मिला। उसने कहा हाँ प्लीज मुझे बता दो, एक डाउट है। अपन खुश हो गए, ठीक है। फिर उसने सीट निकाली, 150 क्वेश्चन। उसने कहा ये 134th बता दो। और अचानक से पल भर में पूरे जज्बात बदल गए। मैं सीधा इतना इनोसेंट बन गया। मैंने कहा ये क्यों पूछ रहे, सर ने तो 45 तक ही दिए थे। मैंने कहा इसमें कोई डाउट है? कह रही नहीं मैंने एक्चुअली पूरे किए हैं 150, तो मुझे 134th नहीं समझ में आया, तो वो आप प्लीज हेल्प कर दो। अब मैंने कहा क्या करूं, इतने में 2-3 बंदे। मैंने कहा नहीं नहीं ये तो आप करो, फिर अभी आता हूं, आ रहा हूं। क्या भागा हूं। मतलब सुबह इतना अच्छा दिन जा रहा था। फिर मेरा एक दोस्त आया, उसने कहा क्यों भाई मुंह क्यों लटकाया हुआ है। मैंने कहा, मैंने उसे पूरी बात बताई। तो उसने कहा कौन सी लड़की थी। मैंने उसे दिखाया। वो कह रहा अबे वो उसका नाम नहीं याद है, सर नेम याद है कुछ तनेजा वनेजा करके। तो कि इसके पिताजी, उसने पिताजी नहीं बोला था, बाप बोला था। इसके बाप आईटी कानपुर में मैथ्स का प्रोफेसर है। उस दिन के बाद से कसम से मैं अपने आप से मतलब रखता। चाहे ज्यादा पढ़ूं चाहे कम पढ़ूं, एकदम नॉर्मल। लेकिन ठीक है, ये तो ऐसा वाक्य था, याद आ गया मुझे। बट आप जिस दिन ज्यादा अच्छा पढ़ते हैं या पूरा टास्क करते हैं, आप फील बहुत अच्छा करते हैं। तो अपने आप को खुश करने के लिए तो कर ही सकते हैं कम से कम इतना। दूसरे कहाँ खुश होंगे, सही बात है या नहीं। ओके, तो आर एंड एस में रूल 1 लग चुका है। रूल 2 में आपको पता है कि अगर दूर नहीं है पीछे वाले तो दूर करिए, और अगर दूर नहीं कर पा रहे तो प्रॉब्लम होगी। यहाँ पर जैसा समझ में आ रहा है कि चलो अगर दूर कर लिया आप क्या करें, आइए। अच्छा पहले करें दूर। क्या यहाँ लोवेस्ट प्रायोरिटी दूर है या नहीं? बोलो, क्या यहाँ लोवेस्ट प्रायोरिटी तुमसे दूर है या नहीं? नहीं है भाई दूर, ये तो तुम्हारे लेफ्ट हैंड की तरफ। कर दें दूर। आ जाओ बताओ इस सेगमेंट में दूर है कौन कौन? तो एफ को दूर करने का क्या मतलब है? इसे सीएल या आई कहीं डालना पड़ेगा, किसी एक जगह पर डालना पड़ेगा या नहीं? तो मेरे भाई क्या आपको मैंने बताया था कि 4 हैं तो क्या करना है? 1 को फिक्स करो, 3 को घुमाओ। आप चाहें तो एफ को आप ऊपर भी रख सकते हैं, चाहे तो नीचे भी रख सकते हैं, किधर रखने का मन है। ऊपर रखेंगे तो आई को कर लो फिक्स। आई को फिक्स कर लिया दोस्त, एफ कहां गया और सीएल कहां गया और बीआर कहां गया? क्या यही है वो? वेरी गुड। देखो दूर नहीं था तो हमने दूर कर लिया है। ये देखिए 3, ये 4, ये यही क्वेश्चन है, इसे दूर कर लिया। क्या 16th में दूर है क्या?
क्या लोएस्ट प्रायोरिटी दूर है क्या? मुझसे बोलो, सारे बोलो। बस में है तो दूर ही है। आया इधर दूर है क्या? बोलो बोलो। दूर नहीं है तो क्या दूर कर लोगे? आइए करते हैं दूर। मेरे भाई CHO फिक्स कर ले। CHO फिक्स, ऐसे ऐसे घुमाएंगे तो H कहां जाएगा? एंड NH2 कहां आएगा? एंड CH3। सही है ना? ये है 1, ये है 2, ये है 3, ये है 4। सही बात है या नहीं? क्या रूल 2 भी सफलतापूर्वक कर लिया है? आओ बच्चों रूल 3 लगाते हैं, ये अंतिम रूल है। अच्छा, नेग्लेक्ट का मतलब और इग्नोर का मतलब सेम होता है या अलग होता है? इग्नोर मतलब अनदेखा, देखा ही नहीं। और नेग्लेक्ट मतलब सेम ही है यार। अब इंग्लिश व्याकरण पर नहीं जाते हैं, सेम ही मान लेते हैं। सही है। नेग्लेक्ट, पीछे लगे रहा है, ये दोनों शब्द मैं जानता हूं। नेग्लेक्ट लोवेस्ट प्रायोरिटी। क्या आप समझ गए हैं? लोवेस्ट प्रायोरिटी एटम और ग्रुप जो कि नंबर 4 है, भूल जाओ उसे। पीछे वाले आगे वाले सब भूल जाएंगे लोवेस्ट प्रायोरिटी को। एंड स्टार्ट विद, 3 और है ना आपके पास, एक को भूल जाइए, लोवेस्ट को भूल जाइए। स्टार्ट करो 1 के साथ, फिर 2, फिर 3। इफ क्लॉकवाइज तो बोले तो आर, एंड इफ एंटी क्लॉक, अरे आ गया ना डैश, एंटी क्लॉकवाइज तो क्या आएगा? चलो जी आ जाओ, पहला क्वेश्चन। मैंने कहा 1 से स्टार्ट करो, कहां है 1? 1 से चलो 2। अच्छा, लोएस्ट प्रायोरिटी देखना ही नहीं, 1 से चलो 2। क्या है ये? आ रहे ना? ये तुम बताओगे, सारे बोलो। 1 से 2 से 3, ये तुम बताओगे, सारे बोलो। हाँ या ना? कितने लोग को समझ में आया? हाथ उठाओ, हैंड्स अप। वेरी गुड, राइट आंसर, बिल्कुल सही। सीख गए R&S। हाँ, H पीछे कैसे? आजा, OH किसकी तरफ है? राइट साइड में, तुम्हारी तरफ नहीं है बट राइट में। क्या ही किया जाए? वेज का क्या मतलब होता है? प्लेन के बाहर। तो ये जो प्लेन है इसके बाहर OH है, और तुम कहां हो? प्लेन के अंदर हो। तो गधे तेरी तरफ हुआ ना। वेज होता है टुवर्ड्स ऑब्जर्वर, डैश होता है अवे टू ऑब्जर्वर। बैठ जाओ। क्या समझ नहीं आया? क्या समझ नहीं? खड़े हो जाइए। इन्होंने एक लाइन बोली है, इन्होंने कहा सर समझ नहीं आया R और S। ये नहीं बोल रही है कि ये लाइन नहीं आई, ये नहीं आई, ये नहीं आई, ये नहीं, ये कह रही है ये नहीं आया समझ में। कोई बात नहीं, मजाक चल रहा है, मस्ती चल रही। आपको ये लाइन आई समझ में? मैं क्लियर पूछ रहा हूं, हेडिंग है, ये लाइन आई समझ में? जल्दी जल्दी बोलिए, जल्दी। ये लाइन आई, ये वाली रूल 2 वाली, ये भी आ गई। रूल 3 वाली नहीं आई है, ऐसा बोलते रूल 3 नहीं आया। ये कह रहा है पढ़ो से, लोवेस्ट प्रायोरिटी नंबर 4 को आपको देखना ही नहीं है, भूल जाइए। और कह रहा है स्टार्ट विद, स्टार्ट करना है 1 से 2, 2 से 3। इधर देखिए, इधर लोवेस्ट प्रायोरिटी ये है, ये भूल जाइए, है ही नहीं। 1 से चलिए 2 की तरफ, चला आपने? घड़ी देखी कभी? आ गया समझ में? बैठ जाओ। तुम मुझे एक बात बताओ, मैंने अभी इन्हें बहुत अच्छा समझाया या इससे पहले जब मैं पढ़ा रहा था तो मैंने अच्छा समझा? अरे मजेदार बात क्या है, बच्चे आते हैं केबिन, सर ये नहीं आया समझ। बिलीव मी, मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलता हूँ, ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ। सर आ गया सर, थैंक यू सर, आ जाता है।
और यहाँ नहीं आता, यहाँ आता भूल जाते हैं, वहां सुनती हैं याद रहता है। चलिए आइए इधर आइए, क्या ये क्लियर हो गया? चलिए आइए मैं आपको बताता हूं कि आर एंड एस जो है ये हम ये देखिए, जैसे 17 क्वेश्चन था, 18 ये है Cl Br I फ्लोरीन H CS3 CS3। ये आपको किसी भी फॉर्म में दिया जा सकता है, ये तो पता ही है आपको। OH डैश डैश में NH2 20th ये इधर ये उधर सब इधर उधर CS3 H OH इधर आया H OH एंड CS3। प्लीज लुक एट बोर्ड 21 ये आया, ये है Cl ये है Br 22। मत करो बातें, आइए जरा देखिए, इस कारण पे चले, निकाले 1 2 S सही है, सही है। और चले इस कारण पे चले 1 2 R है, कर लोगे? हाँ या ना? कोई डाउट? क्या हुआ भाई? इस पे करें, इस पे करें 1 2 R है, इस पे करें 1 2 R है। क्या आपको लग रहा है कि मैं कुछ और तरीके से कर रहा हूं? यस, आपको बिल्कुल सही लग रहा है। मैं लगा रहा हूं F कॉन्सेप्ट। क्या लगा रहा हूं? पीछे लग रहा, देखो हमें नहीं बताया F कॉन्सेप्ट। F कॉन्सेप्ट है फर्जी कॉन्सेप्ट। क्या है? पीछे लग रहा फर्जी है और कॉन्सेप्ट है। आइए बहुत ध्यान से देखिएगा, मैं एक्चुअली यही कर रहा हूं बट थोड़ा इजी वे में कर रहा हूं, सही है? तो क्या स्लो मोशन में जानेंगे कि मैं इतनी जल्दी कैसे निकाल देता हूं? तो स्लो मोशन में मैं बताऊंगा, ठीक है? जैसे मैं गया, एक ले लेते क्वेश्चन है 23, किसी भी जगह लगाइएगा लगेगा, ये काम करेगा। H OH H Br HF HCl, कुछ भी कर लेना। आ जाओ सुनना जरा, मैं इस कार्बन पर गया, जाते ही मेरी निगाह 1 और 2 को देखती है। बहुत आराम से सुनना, ये 1 CIP तो आता है ना, ऑक्सीजन हाइड्रोजन कार्बन कार्बन, तो मैं देखता हूं ये 1 है और ये वाला 2 है। कार्बन के आगे ब्रोमीन मिलेगा, या कार्बन क्या होगा? ऑक्सीजन मिलेगा। तो मैंने देखा, ध्यान से सुनना, 1 2 R बन रहा है, R बन रहा है, लेकिन मेरी नजर जाती लोवेस्ट प्रायोरिटी। अगर ये मेरी तरफ है, अगर ये मेरी तरफ है तो मैं अपने आंसर को बदल दूंगा, S कर दूंगा। और अगर ये मेरी तरफ नहीं होता तो जो आ रहा था वही बोल देता, खत्म हो गया क्वेश्चन। सिंपल रखो, डोंट मेक इट कॉम्प्लिकेटेड। 1 2, क्या ये क्लॉकवाइज बन रहा है? क्या ये R आ रहा है? लोवेस्ट प्रायोरिटी मेरी तरफ है, ये आंसर गलत है, उल्टा कर दो। ये क्या हो गया? चलो यहां करें 1 2 S, यहां करें 1 2 R। हेलो डैश, ये 1 है, कार्बन पे ब्रोमीन 2 आएगा, कार्बन पे क्लोरीन 3 आएगा। 1 2 क्या बन रहा था? S। मैंने क्या कर दिया? R, क्योंकि ये नालायक है। कितने लोग को समझ में आया? और यहां लगाते हैं, आप मिलकर लगाते हैं। यहां जाओ, गए आप, 1 दिखा, ये 2 दिखा, क्या बन रहा है? क्या बन रहा है? लोएस्ट प्रायोरिटी पे नजर डालो, कहां है वो? लोएस्ट प्रायोरिटी कहां है? अंदर, यहां डैश में अंदर है, तो जो आ रहा है सही आ रहा है। क्या आ रहा था? नहीं आया क्या? चलो यहां ट्राई करें। 1 कौन? NH2 1 है, 2 कहां है? ये वाला 2 है। क्या बन रहा है? R। लोएस्ट प्रायोरिटी पे नजर डालो,
पलट दो। नहीं आया क्या? आसान है या नहीं? इसी को मैं जल्दी जल्दी कर रहा था। हाँ, क्या हुआ? खुद बोल के खुद ही खुश हो गए। ये आसान नहीं है। मान गया मैं, बिल्कुल आसान नहीं है। ये कह रही बिल्कुल आसान है। हाँ, ये वाला, ये नहीं आया, ये आ गया। हाँ। नहीं, आपको क्या नहीं समझ में आया वो बताइए। यहाँ एच किसकी तरफ है? तो पलट दिया। हर जगह यही हो रहा है। मैं एक्सपेक्टेशन ज्यादा तो नहीं रखता हूं, तुम ही लोग एकदम गए गुजरे हो गए हो। कर लोगे? जितने राइथ्रो थ्रियो वाले हैं उसमें भी आरएस निकाल लेना, जितने डीएल वाले थे उसमें भी निकाल लेना आरएस, जिसमें फिशर वाले थे उसमें भी आरएस निकाल लेना। एक और बात सुन लीजिए, अगर कंपाउंड में एक कायरल सेंटर है तो बहुत आराम से बोल दो जो भी आ रहा है, आर आ रहा है, क्या आ रहा था यहाँ पे, आर, आर एस चलेगा। लेकिन अगर कंपाउंड में एक से ज्यादा कायरल सेंटर है तो ये मैटर करता है कि भैया कहाँ क्या है। तो जैसे यहाँ एस आर आर आर, तो अब आप ऐसे नहीं बता सकते, आपको आईयूपीएससी नंबरिंग करनी पड़ेगी। 1 2 3 4 5, तो 2 पर क्या आया एस, 3 पर क्या आया, 4 पर क्या आया, 5 पर क्या आया आर। ये क्वेश्चन में आईआईटी तुमसे आईयूपीएससी भी पूछ लेता है। आरएस तो पूछे ही पूछा, आईयूपीएससी भी पूछ लेता है। नहीं आया क्या समझ? अब इसी क्वेश्चन में यहाँ OH लगा दो यहाँ, तो नंबरिंग होगी 1 2 3 4 5 6। समझ में आया या नहीं? और आपको अगर आईयूपीएससी नहीं आती तो भी गलत कर दोगे, और आरएस नहीं आता तो भी गलत कर दोगे, सीआई प्रॉपर्टी नहीं आता तब तो गलत करोगे ही। चला गया, इसीलिए हम गलत ही करते हैं। नहीं आया क्या? बधाई हो, हम आरएस भी सीख गए एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन। लेकिन क्या आप ये समझ गए हैं कि कैपिटल डीएल, आर एंड एस, एंड अगर हम बात करें थ्रियो एंड एराइथ्रो की, तो इनका कोई रिलेशन नहीं है, नो रिलेशन विथ अल्फा ऑब्जर्व, आई मीन नो डायरेक्ट रिलेशन। अल्फा ऑब्जर्व से कोई रिलेशन नहीं है। मतलब एक कंपाउंड अगर आर है तो आप कोई आइडिया नहीं लगा सकते कि वो लाइट को क्लॉकवाइज घुमाएगा या एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा। समझ में आया या नहीं? दिख नहीं रहा? ओके, मैं लिख भी नहीं रहा हूं कुछ। सेकेंड पॉइंट, सुनने वाली बातें हैं, ठीक है। ऑप्टिकल में यार स्मॉल डी, फोन नहीं है आपके पास, उसमें जो लिंक है उससे देख लीजिए थोड़ा थोड़ा, इधर हल्का फुल्का। स्मॉल डी एंड एल, ठीक है, स्मॉल डी एंड एल ऑप्टिकल में आता है। याद रखना कैपिटल डीएल स्मॉल डीएल अलग अलग है। ये डी एक्चुअली डेक्स्ट्रो रोटेटरी से लिया गया है और ये लिया गया है लीबो रोटेटरी। समझ में आया? ये एक्चुअली लाइट के प्लेन के रोटेशन को बताता है। ये बोल रहा है क्लॉकवाइज और ये बोल रहा है एंटी क्लॉकवाइज। मेरे भाई आप कभी किसी कंपाउंड को देखकर क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज नहीं बता पाएंगे। अगर ऐसा लिखा गया डेक्स्ट्रो रोटेटरी ऑर्गेनिक कंपाउंड, अब अपने को पता ये दाईं तरफ घुमा रहा है, लीबो रोटेटरी बाईं तरफ घुमा रहा है, या फिर मेरे भाई इसे प्लस साइन से लिखते हैं और इसे माइनस। अगर किसी कंपाउंड के नाम के आगे प्लस लगा है ब्रैकेट में तो हमें पता है वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी है, वो क्लॉकवाइज लाइट को घुमाएगा, माइनस लगा लीबो रोटेटरी। हाँ या ना? चलिए वेरी गुड, ये हो गया। फोटो खींच लो। आज ऑफिशियली आपकी ऑप्टिकल की अंतिम क्लास है, तो 2 क्लासेस मैंने लगवाई हैं आपकी नेक्स्ट वीक में, और 2 क्लासेस में ऑप्टिकल हम क्या कर लेंगे, खत्म कर लेंगे। उसके बाद मैकेनिज्म आएगा आपका।
शेड्यूल में जो आएगा मेरा आएगा, मैं पढ़ा दूंगा, किसी और सर का आएगा तो वो पढ़ा दूंगा। हाँ एजी सर पढ़ाएंगे। आइसोमेरिज्म पढ़ना है तो आ जाइएगा V13 में। आइसोमेरिज्म चालू करूंगा, चेन, पोजीशन, रिंग चेन, फंक्शनल, मेटा, टोटो, जीआई, कंफर्मेशन। किसी वी नॉट में, हाँ उसमें वी स्टार में, लेकिन अभी इसमें जीओसी खत्म हुआ है, एक्चुअली स्टार्ट तो आइसोमेरिज्म ही होगा उसमें। हाँ समझ रहा हूं मैं। आइसोमेरिज्म के बाद मैं रिएक्शन मैकेनिज्म में कार्बोकैटायन लेता हूं। एक्चुअली आइसोमेरिज्म के बाद सब मैकेनिज्म ही है आखिरी तक। तो रिएक्शन मैकेनिज्म के बाद बेसिकली मेरा पढ़ाने का जो सीक्वेंस है, मैं कार्बोकैटायन लेता हूँ। कार्बोकैटायन में भी अटैकिंग इलेक्ट्रोफाइल से स्टार्ट होता है, अच्छा चैप्टर है, काफी कुछ आता है इसके अंदर। उसके बाद मैं पढ़ाता हूँ फ्री रेडिकल, कार्बोकैटायन के बाद फ्री रेडिकल। उसके बाद पढ़ाता हूँ मैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन। इसके बाद मैं पढ़ाता हूँ, हो गए 4 हो गए ना, उसके नहीं रिडक्शन, एक ब्रेक लेता हूँ बीच में, महा इंपॉर्टेंट सेगमेंट से, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एंड कार्बोनाइल कंपाउंड, सही है। उसके बाद आता रिडक्शन, फिर आता ऑक्सीडेशन, फिर आता नेम्ड रिएक्शन, महा इंपॉर्टेंट। नेम्ड रिएक्शन के बाद एक्चुअली उसके बाद सिलेबस साफ फील होने लगता है कि अब खत्म होने लगा है। हाइड्रोकार्बन में 1-1.5 लेक्चर लेता हूं, क्योंकि हाइड्रोकार्बन उससे पहले पूरा खत्म हो चुका होता है, तो मैं थोड़ा कॉन्फिडेंस के लिए रिवीजन वाइवा ले लेता हूँ, 1-2 लेक्चर लेके। फिर उसके बाद आता है कार्बोक्सिलिक एसिड एंड डेरिवेटिव, कार्बोक्सिलिक एसिड एंड डेरिवेटिव के बाद आता है एमीन्स, और एमीन्स के बाद आता है एरोमेटिक कंपाउंड। एरोमेटिक केमिस्ट्री के बाद आता है बायोमोलिक्यूल, जहां पढ़ते हैं प्रोटीन, विटामिन के बारे में, शुगर के बारे में। उसके बाद आता है आपका पॉलीमर, पीओसी, दैट्स इट, खत्म। एट्टी 80% सेम, 80% सेम। बुक फॉलो करने का सेम फंडा ये है कि पहले थ्योरी कॉपी के क्वेश्चन, फिर मॉड्यूल के क्वेश्चन, डीपीपी के क्वेश्चन। इसके बाद आप बुक के, जब तक कोर्स चल रहा है तब तक केवल मेंस के क्वेश्चन, जब तक कोर्स चल रहा है तब तक केवल मेंस के क्वेश्चन, और जैसे ही आपका कोर्स खत्म होगा फिर आपको प्रैक्टिस ही करनी है, तो फिर हम एडवांस के क्वेश्चन पे जा सकते हैं। चलिए आ जाइए, और टोपी। क्यों होता है? ग्लूकोज एक्चुअली कोई सिंगल स्ट्रक्चर होता ही नहीं, सुनना पूरी बात। ग्लूकोज लिक्विड सॉल्यूशन में 3 फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है। 2 फॉर्म्स ओपन होती हैं और 1 फॉर्म साइक्लिक होती है, शायद उल्टा बोल दिया मैंने। 2 फॉर्म साइक्लिक होती हैं, 1 फॉर्म ओपन होती है, ठीक है। हम ओपन वाली अक्सर बनाते हैं, ये ओपन वाली फॉर्म बहुत कम परसेंटेज में होती है, समझ में, बट होती है, ये इंपॉर्टेंट बात। बैठ जाइए, आखिरी में पढ़ेंगे तो आएगा। लाइन हटा, लाइन, हाँ धन्यवाद। आओ जी, हमने कंपाउंड रिप्रेजेंटेशन सीख लिया वेजन डैश से, फिशर से हमने ये भी सीख लिया, डीएल, थ्रियोराइथ्रो, आर एंड एस कॉन्फ़िगरेशन कैसे दिया जाएगा। अब हम क्या करने वाले हैं और क्यों करने वाले हैं वो भी समझिए। जैसे मान लीजिए हमने आपको एक कंपाउंड दिया, ये आप देख सकते हैं कि ये कंपाउंड जो है इसमें कायरल सेंटर, ये कोई कंपाउंड नहीं, बेसिकली ये क्या कैटेगरी, क्या है ये? तो मेरे भाई एक बार सीएल ऐसा हो सकता है, एक बार सीएल ऐसा हो सकता है, ये हर बच्चा अपने तरीके से करेगा। तो 2 कौड़ी का क्वेश्चन है, कायरल सेंटर है, ये कंपाउंड प्लस थीटा भी रोटेट कर सकता है, ये कंपाउंड
तो दो हो सकते हैं, एक प्लस थीटा वाला एक। दूसरा बच्चा कह रहा सर मैंने तो ऐसे सोचा ये सेंटर कायरल है तो ये आर भी हो सकता है और एस भी हो सकता है। नहीं आया क्या? अच्छा मुझे नहीं पता आर वाला प्लस घुमा रहा है या माइनस घुमा रहा है, समझ में आया या नहीं? तो मेरे भाई ये सेगमेंट होगा कैलकुलेशन ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स, जिसमें हम कंपाउंड कैटेगरी से आइसोमर्स कैलकुलेट करेंगे। लेकिन अभी हम जो पढ़ने जा रहे हैं राइट नाउ वो है कि इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या है। समझ में आया या नहीं? तो हमारा जो टॉपिक है वो दरअसल स्टीरियो आइसोमर्स के बीच में रिलेशनशिप को एक्सप्लेन करेगा। सही बात है या नहीं? सो वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट रिलेशनशिप बिटवीन स्टीरियो आइसोमर्स। हाँ या ना? क्या सीखना चाहते हैं? ओके मेरे भाई ध्यान से देखिएगा, दो टाइप की रिलेशनशिप हो सकती है। एनेंसियोमर्स क्या बोलेंगे और दूसरा बोलेंगे डायस्टीरियोमर्स। रिलेशनशिप दो ही टाइप, या तो दो कंपाउंड एनेंसियोमर हैं एक दूसरे के, या फिर डायस्टीरियोमर। पीछे लगेगा वो दोनों आइडेंटिकल नहीं हो सकते, गधे हो क्या? अबे रिलेशनशिप का मतलब ये दो चीजें तो होनी चाहिए। तुम शीशे के सामने खड़े हो बोल लो आई एम इन रिलेशनशिप विद दिस मैन, तो तुम ही हो गधे। हाँ या ना? पीछे लगेगा सेल्फ ऑब्सेस्ड होने से क्या दिक्कत है? हाँ मतलब थोड़ा होना चाहिए, बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए। क्या है? क्या है? It's not always good to have excess of anything. सही बात है। तो एनेंसियोमर्स एंड डायस्टीरियोमर्स, गिवन दैट दो आइसोमर्स हैं, अलग अलग कंपाउंड हैं, अगर अलग अलग है तो स्टीरियो आइसोमर को या तो हम एनेंसियोमर बोलने वाले या डायस्टीरियोमर। अब मुद्दा है हम पहचानेंगे कैसे, सही है या नहीं? तो ये मैं आपको बता देता हूं कैसे पहचानेंगे। कंपाउंड्स ठीक है, which A point are non-superimposable, जो एक दूसरे पे सुपर इम्पोज ना हो पाए। अब आप कहोगे ऐसा रख के देखेंगे क्या? शॉर्टकट है, नो POS, नो COS एंड नो AOS। सिमेट्री नहीं होनी चाहिए। वैसे आपको पता है सफिशिएंट कंडीशन है, इसके अंदर ही तो है ये सब, लिख देता हूं मैं ऐसे कि ठीक है। कंपाउंड जो नॉन सुपर इम्पोजेबल एंड एक दूसरे के मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर, उन्हें क्या बोलेंगे? आपको क्या चेक करना है कि भैया उसमें सिमेट्री ना हो और एक दूसरे की क्या हो। चलो इसे ध्यान से देखो, क्या इसमें कोई सिमेट्री है? POS, COS, WS कुछ नहीं है इसके में। और अगर ध्यान से देखो तो ये मिरर इमेज है, इसके आगे मिरर रखो यही बनेगा। ये ऐसा था CL ऊपर, इमेज में ऐसे ही तो है। नहीं आया क्या? तो इन दोनों में क्या रिलेशन है बताइए? ये आ गए एनेंसियोमर्स, ये आंसर है। कर लोगे? आइए अब हम ये समझेंगे कि डायस्टीरियोमर्स कैसे पहचानते हैं। ठीक है, तो इसे समझने के लिए क्या आएगा बताइए? कंपाउंड्स विच आर ए पॉइंट, क्या हो जाएगा बताइए? नहीं बेवकूफ, मतलब सब उल्टा ही होगा क्या? अजीब बेवकूफ। स्टीरियो आइसोमर विच आर स्टीरियो आइसोमर्स ऑफ ईच अदर, जो एक दूसरे के क्या हो। मैंने स्टीरियो आइसोमर बोला मतलब OI भी आ गया इसमें और GI भी आ गया, एक दूसरे के स्टीरियो आइसोमर्स एंड B पॉइंट।
and non-mirror images of each other. Non-mirror images of each other, इन्हें बोलते हैं डायस्टीरियोमर्स। अच्छा, इसकी एक और डेफिनेशन पॉपुलर है, वो मैं बताता हूं, ध्यान से देखना। स्टीरियो आइसोमर्स which are not एनेंसियोमर। अरे मैंने कहा जब दो ही रिलेशन हो सकता है, हेलो कदे, स्टीरियो आइसोमर बोलकर मैं एक कंडीशन ले लेता हूं, एंड नॉट एनेंसियोमर बोलकर मैं दूसरी कंडीशन ले लेता हूं, है या नहीं? मैं कोई एक भी देखना आ गया तो दूसरा खटाक से आ जाएगा। अरे एनेंसियोमर देख लिया, नहीं है तो डायस्टीरियोमर ही है। नहीं आया क्या? अब मुझे कुछ बातें बताना, ठीक है? वो बात ये है, क्या यहां तुम कुछ चीजें गेस कर सकते हो? वो ये कि यहां सिमेट्री नहीं है, तो क्या एनेंसियोमर्स ऑप्टिकली, बोलो ना डैश, और ऑलवेज ऑप्टिकली एक्टिव, ऑप्टिकली एक्टिव। अच्छा, सोचो यहां सिमेट्री की बात की गई है कि नहीं होने चाहिए, क्या इसमें कहीं सिमेट्री की बात की गई? कुछ बोला गया कि होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, बोला गया क्या? तो मेरे भाई डायस्टीरियोमर्स पर सिमेट्री का कोई डायरेक्ट अफेक्ट भेजे में घुसा या नहीं? यानी कि दो डायस्टीरियोमर्स कुछ भी हो सकते हैं। क्या दोनों एक्टिव हो सकते हैं? क्या दोनों इनएक्टिव हो सकते हैं? एक एक्टिव एक इनएक्टिव हो सकता है? नहीं आया क्या? मैंने अभी जो चीज की, यूजुअली मैं ऐसे पढ़ाता नहीं, ये क्वेश्चन मुझे पूछना चाहिए था कि फिर बताइए डायस्टीरियोमर्स क्या क्या हो सकते हैं, बट मुझे कई थोड़ा सा कम कॉन्फिडेंस आता है कि आप लोग आंसर देने का प्रयास भी करेंगे या नहीं करेंगे। समझ रहे हैं मैंने अभी क्या किया? तुम्हारा आंसर तुम्हारा नहीं था, वो मैंने तुम्हें कन्विंस करके बुलवाया है। समझ पाते हो ये बात? तो टीचर से कभी पार नहीं पा पाओगे। वो आपके मुंह से हाँ सुनना चाहता है तो ऐसे बोलेगा कि आप हाँ ही बोलोगे। समझ रहे हो? मेरी प्रॉब्लम ये है कि मेरे को ये तरीका पसंद नहीं है, तो फिर मैं ऐसा ज्यादा कर नहीं सकता। इस मेथड की प्रॉब्लम ये है कि आपका दिमाग रत्ती भर भी एक्टिवेट नहीं होगा क्लास में, क्योंकि आपको बस ये समझ में आ रहा है। अच्छा, कभी कभी आपने साइकिल, बाइक या कार जो भी आपने चलाई हो, कई बार अब बड़ी अजीब सी सिचुएशन होती है। जैसे मैं यहां से निकलता हूं, मेरे दिमाग में अचानक से कुछ चलने लगा, तो मैं पूरी तरीके से उस स्टोरी में फिट हो जाता हूँ। उसने ऐसा कहा, अच्छा वहां मिलेंगे, फिर वहां जाएंगे, फिर उससे ऐसे बात करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, फिर मुझे याद आता मैं घर पहुंच गया। मैं घर पहुंच गया, फिर मुझे याद आया इसकी ऐसी तैसी में आया कैसे? आया ना? तो बस दिमाग इतना एक्टिवेटेड होता है कि ये टर्न है, मुड़ जाओ, ये गाड़ी आ रही है, स्लो कर लो, लेकिन 98% दिमाग आपका कहीं और लगा रहता है। इवन घर पहुंचने के बाद मैं खुद आश्चर्यचकित होता हूं कि मैं आया कैसे यार। अच्छा, खुद याद है ना, याद ही नहीं है मुझे एक भी सर्कल नहीं याद है जो मैं अभी घूमा हूं या आया हूं। तो ये माइंड स्टेज होगा जिस दिन टीचर ने ऐसे पढ़ाना चालू कर दिया, एंड बिलीव मी आपको बहुत मजा आएगा उस तरीके में। समझ में आया कि नहीं? मेथड जो कि सबसे अच्छा माना जाता है कि वो आपसे पूछा जाए, यहाँ कोई कंडीशन है क्या, तो देखो नहीं है, बोलो नहीं है, तो बताओ दो डायस्ट्यूमर्स क्या क्या हो सकते हैं, बताओ। तो आपको नहीं, आपका आंसर नहीं चाहिए, कुछ भी हो सकते हैं। ये बहुत मेच्योर आंसर है सर, जब कंडीशन ही तो कुछ भी हो सकते हैं, तो क्लियर है। फिर मेरे को समझ में आ गया, हाँ ठीक दिमाग चल रहा है। समझ में आया या नहीं? खैर ठीक है, अभी तो मैंने बता दिया, आगे बताऊंगा नहीं, तुम्हें समझना पड़ेगा। खटाखट आंसर दिया करिए, चुप मत रहिए, और थोड़ा सा समझिए तो सही आंसर आएगा। आइए, नोट में हम यही बात लिखेंगे, जैसे यहां लिखा है कि एनेंसियोमर्स ऑलवेज एक्टिव है, यहां क्या होगा बताइए? डायस्टीरियोमर्स में भी बोथ एक्टिव लिख सकते हैं, और क्या लिख सकते हैं? बोथ इनएक्टिव लिख सकते हैं। हाँ, वन एक्टिव एंड वन इनएक्टिव लिख सकते हैं।
ओके, चलिए बहुत अच्छे। सेकेंड पॉइंट पर चलते हैं। यहां आप और भी चीजें समझ सकते हैं। यहां क्या वो मिरर इमेजेस हैं, यानी कि मैग्नीट्यूड सेम होगा और डायरेक्शन अपोजिट होगी, हाँ या ना। तो यहां आ गया एनेंसियोमर्स contain same magnitude of alpha observed, सही बात है, बट अपोजिट इन डायरेक्शन, अपोजिट इन डायरेक्शन। मेरे भाई यहां मिरर इमेज का रिलेशन नहीं है, यू कांट कमेंट ऑन इट। आई मीन दे वोंट बी सेम इन मैग्नीट्यूड, ना वो मैग्नीट्यूड में सेम होंगे और डायरेक्शन पर भी बात नहीं कर सकते, तो हम केवल लिख दें नो कमेंट, लिख दें तो नो कमेंट ऑन। अरे अरे बहुत एक्टिव, दोनों नॉन जीरो है, बहुत इनएक्टिव, दोनों जीरो हैं, एक जीरो एक नॉन, हाँ या ना। तो नो कमेंट ऑन अल्फा ऑब्जर्व्ड एंड इट्स डायरेक्शन, सही बात है। हम इस पे कुछ कर ही नहीं सकते, बता ही नहीं सकते। चलिए जी बहुत अच्छे एनेंसियोमर समझ गए। अब आएगा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, थर्ड पॉइंट, एंड इसका भी थर्ड पॉइंट। तैयार? एनेंसियोमर्स मिरर इमेजेस हैं, इसलिए एनेंसियोमर्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज सेम होती हैं। क्या होती हैं? हाँ, एनेंसियोमर्स कंटेन्स सेम फिजिकल प्रॉपर्टीज, सेम फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज कौन कौन सी होती हैं? बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, सॉल्युबिलिटी, डिसोसिएशन कांस्टेंट। डिसोसिएशन कांस्टेंट जानते हो? के बी सुना है कभी? डिसोसिएशन कांस्टेंट। यहां क्या होगा बताओ, यहां क्या होगा फिजिकल प्रॉपर्टीज? बोलो बोलो, ऑब्वियसली क्या आएगा? डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज। क्या लिख लोगे प्रॉपर्टीज? वही बीपी एमपी, ठीक है। अब आइए एक और मजेदार बात, ये कॉलम उसका चलेगा एनेंसियोमर का। फोर्थ, यार एनेंसियोमर्स का बीपी सेम, पिछले अगर बीपी भी चेक कर लिया। अबे बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट अगर सेम है और एक कंटेनर में एनेंसियोमर पड़े हुए हैं, तो क्या तुम उन्हें वेपराइज करके अलग कर सकते हो क्या? नीचे आग लगा दो, सोचो वेपर बना लेंगे, अलग कर लेंगे? नहीं, सेम बॉइलिंग पॉइंट है, साथ में ही बाहर आएंगे, हाँ या ना। तो मेरे भाई उन्हें वेपराइज करके अलग नहीं करते। क्लियर है? तो एनेंसियोमर्स में क्या लिख सकते हैं? एनेंसियोमेरिक मिक्सचर, हाँ हाँ बोलिए, कांट बी सेपरेटेड बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड, डिस्टिलेशन मेथड। अच्छा सच बताओ, डायस्टीरियोमर में क्या लिखने वाले हैं? मुझे लगेगा कर सकते हैं, लिख दो। डायस्टीरियोमेरिक मिक्सचर, डायस्टीरियोमेरिक मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड, अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट है इसलिए, बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड। सही है या नहीं? एक और मजेदार चीज जाननी है आपको, एनेंसियोमर्स में केवल मिरर इमेज का रिलेशन होता है, सही है या नहीं? तो एनेंसियोमर्स जब रिएक्शन करेंगे, एक एनेंसियोमर ने किसी चीज से रिएक्शन करी और उसी की मिरर इमेज ने उसी चीज से रिएक्शन करी, तो क्या वो सेम रेट से रिएक्शन करेंगे या अलग से? ये एक इंटरेस्टिंग बात है। एनेंसियोमर्स रिएक्ट्स विथ, एनेंसियोमर रिएक्ट्स विथ, ध्यान से सुनना, सेम रेट एंड डिफरेंट रेट। तो चलेगा, अच्छा दोनों करते हैं। ये डिपेंड करता है कि रिएक्शन करने कौन आ रहा है। ध्यान से सुनना, बहुत मजेदार है। सेम रेट से रिएक्शन करते हैं जब रिएक्शन होती है ऑप्टिकली इनएक्टिव चीज से, और डिफरेंट रेट होता है जब ये ऑप्टिकली एक्टिव होता है। अच्छा इसे आप फील कर सकते हैं, सुनना कैसे? सेम रेट मतलब एक एनेंसियोमर ये, एक ये,
इसके सामने जो आया वो इनएक्टिव। इनएक्टिव का मतलब सिमेट्री है, सिमेट्री। तो ये जैसा इंटरेक्शन उसके साथ करेगा वैसा इंटरेक्शन ये भी कर लेगा। लेकिन अब एक्टिव पर आओ, ये भी एक्टिव, ये भी एक्टिव, जो आया वो भी एक्टिव। थोड़ी देर के लिए मानते हैं ये आर, ये एस, ये तो आर एस ही होंगे, और जो रिएक्शन करने आया वो कोई एक होगा, कुछ भी मान लो आर, तो आर आर इंटरेक्शन अलग होगा, एंड एस आर इंटरेक्शन। नहीं आया क्या? ये पॉइंट समझ में आ गया आपको? बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो मेरे भाई बधाई हो, आप सब कुछ जान गए हैं रिलेशनशिप के बारे में। चलिए, क्या मैं कुछ प्रश्न दूं आपको? मान लो ये आपको क्वेश्चन मिलता है, बिल्कुल टेंशन मत लो, बिल्कुल टेंशन मत लो। ये 2 प्रश्न मैंने अभी अभी आपको दिए हैं। आप मुझे इतना सा बता दो कि भाई मान लीजिए ये क्वेश्चन नंबर 1 है, तो ट्राई करते हैं। आओ, कंपाउंड स्विच आर, क्या ये एक दूसरे के स्टीरियो आइसोमर हैं? क्या है ये? जीआई है। अच्छा, क्या ये एक दूसरे की नॉन मिरर इमेज है? मिरर इमेज दिख रहा है क्या आपको? बधाई हो, क्या है ये? सही बात है या नहीं? एकदम रिलैक्स हो जाइए। चलिए, इसे देखो और इसे देखो, क्या ये एक दूसरे के स्टीरियो आइसोमर है? क्या है ये? और क्या वो मिरर इमेज है? आसान है या नहीं? सारे बोलो, ये क्या आ गए? लुक एट थर्ड क्वेश्चन। सारे देखो, ये है Cl, ये है H, ये है H, ये है Cl, ध्यान से देखना। एंड ये 4 की रिंग, ये है Cl, ये है H, ये है Cl, एंड ये है Cl, ये है H। बहुत तसल्ली से, एकदम रिलैक्स। क्या कोई भी कंडीशन, एनहांसमेंट चेक करना है, एनहांसमेंट चलो डायस्ट्रोमर करते हैं, पहले वही चेक करते हैं। क्या ये एक दूसरे के स्टीरियो आइसोमर? देख तो रहे यार, स्ट्रक्चर सेम है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। कह रहा है नॉन मिरर इमेज, तो हमें प्रूफ करना है भाई या तो मिरर इमेज है ना। अगर ये मिरर इमेज प्रूफ हुए तो एनहांसमेंट बोल दूंगा, नहीं हुए तो डायस्ट्रोमर हैं। हैं यहां मिरर रख दो गधे, बोलो डैश, आया ना? यहां रख दो तो भी यही आ रहा है। यहां मिरर रखोगे तो भी यही आएगा, यहां रखोगे। ये चल गया। मिरर रख के करना क्या होता है? मिरर रख के ये देखा जाता है कि क्या इसकी इमेज ऐसी दिखेगी मिरर में, और अगर हाँ तो बधाई हो, क्या प्रूफ हो गई? ये एनहांसमेंट है ना। आसान, छाप लो जल्दी। बातें नहीं करो।
दिख नहीं रहा है तो गंभीर समस्या है, चेक कराइए। अभी उम्र ही क्या है आपकी? एक कह रहा है छोड़ दो। तथास्तु बोल दूंगा, याद रखना। बस नालायक। अभी रुक जाइए, एक दो और कर लो। आज के लिए इतना ही रखते हैं।